बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज मुख्तलिफ सोर्सेस से ये इत्तला मिली कि पाकिस्तान के ऑफिशल्स ने TTP के सीनियर लीडर्स के साथ बातचीत की जो पिछले 2 हफ्ते से जारी थी, और इस बातचीत के नतीजे में ये तय पाया कि वक्ती तौर पे एक सीज फायर यानी एक अमन की फ़ज़ा कायम कर दी जाए, और इस असना में कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होंगे जिनमें ये भी मुतालबा है TTP की तरफ से कि उनके जो फुट सोल्जर्स यानी जो आम उनके सिपाही हैं या आम उनके जो फाइटर्स थे वो छोड़ दिए जाएं। वो मेरा ख्याल है कि 15-20 के करीब हैं जो कि हुकूमत के पास हैं, लेकिन जो उनके सीनियर लीडर्स पकड़े हुए हैं उनके बारे में कोई ऐसी खबर नहीं है। आपको याद होगा कि एक टर्किश टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू देते हुए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यह जिक्र किया था कि उनकी हुकूमत जो है वो TTP से मज़ाकरात कर रही है। इस ज़मन में पाकिस्तान आर्मी का मौक़िफ़ ये था कि हुकूमत अगर मज़ाकरात करना चाहती है तो अपनी टर्म्स पे मज़ाकरात करे, अमन बिल्कुल मुल्क में होना चाहिए। और ये भी हुकूमत को वाज़ेह तौर पे बता दिया गया था कि अगर मज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो हुकूमत को इस चीज़ की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, पाकिस्तान आर्मी अपनी जंग दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जारी रखेगी। दहशतगर्दी जो कि अभी बहुत हद तक हमारे अफ़गान बॉर्डर्स के साथ साथ कहीं कभी कभार उठती है, ईरानियन साइड पे बलूचिस्तान में और यहाँ पे बलूचिस्तान और KPK में या वज़ीरिस्तान के इलाके में कुछ थोड़ा बहुत होते हैं वाक़यात, लेकिन आपके बड़े शहर सारे पुरअमन हैं और वहाँ पे ज़िंदगी नॉर्मल है। और यही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी अफवाज की, हमारे रेंजर्स की, हमारी पुलिस की, तमाम वो सिक्योरिटी के अदारे जिन्होंने पिछले कई सालों से मेहनत करके अपने मुल्क को अमन वापस ला के दिया है। आपको याद होगा कि इससे पहले जब जनरल रहील शरीफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे तो उस ज़माने में उन्होंने ज़रब-ए-अज़्ब ऑपरेशन लॉन्च किया था, और वो सबसे मुश्किल ऑपरेशन था नॉर्थ वज़ीरिस्तान का। उससे पहले तमाम जितनी भी ये ट्राइबल एजेंसीज थी उनको क्लियर कर लिया गया था, और ये सारा ऑपरेशन लॉन्च इसलिए करना पड़ा कि TTP या जो भी उस वक़्त सुन्नी तहरीक वगैरह के लोग थे ये बातचीत करके अपनी बातचीत से किए हुए मुआहदे से मुकर जाते थे और जंग दोबारा शुरू होती थी। लिहाजा फैसला ये किया गया कि इनके खिलाफ एक प्रॉपर ऑपरेशन किया जाए, और फिर 2008 से लेके 2014-15 तक ये सारा काम किया गया, और ज़रब-ए-अज़्ब के ज़रिए फिर आपने देखा कि बड़ी हद तक इन इलाकों को क्लियर कर दिया गया। लेकिन इसमें जो खराबी हुई वो ये थी कि इन्हीं इलाकों में से दौड़ के ये लोग भाग के अफगानिस्तान चले गए। बहुत सारे दहशतगर्द वहाँ चले गए, वहाँ जाके मजीद उन्होंने अपनी रैंक्स में और लोग भी भर्ती किए, और पैसा उनको मिलना शुरू हो गया भारत की तरफ से दबा के, और फिर वो खेल दोबारा शुरू हुआ। अफगान इंटेलिजेंस, अफगान आर्मी, अफगान सारा सिस्टम उनका या उनकी हुकूमत बाकायदा इनकी मदद कर रही थी, और पाकिस्तान में बहुत टेररिज्म करवाया गया। ये बड़ी मुश्किल से बड़ी कुर्बानियों के साथ आपने कुर्बानियों के बाद ये अमन हासिल हुआ हमें। अब बात यह है कि ये जो सूरत हाल आज है बातचीत की, वो आप देखिए कि हुकूमत की गालिबन पॉलिसी है कि वो हर तरफ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जो एलिमेंट्स अफगानिस्तान में हैं इनके बारे में अफगान तालिबान ने हमें एक एश्योरेंस दी हुई है कि वो यहाँ से कतन अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी पाकिस्तान में नहीं होने देंगे। लिहाजा ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो वहाँ से दहशतगर्दी ना होने दें, लेकिन गालिबन वो एक मदद चाहते हैं इसलिए कि ये उनके तहादी भी रहे हैं, इनका आपस में कोड ऑफ कॉन्डक्ट ऐसा रहा है जहां ये एक दूसरे के खिलाफ काम नहीं करते रहे। और मेरा अपना अंदाज़ा है कि अफगान तालिबान अपने लिए ये मुश्किल समझते हैं कि वो TTP के खिलाफ कोई फोर्स यूज़ करें या TTP के खिलाफ कोई वायलेंट एक्शन करें। नतीजा ये है कि अगर वो कुछ नहीं करते तो फिर आगे क्या होगा। इसमें जो मुद्दत है इसकी वो तो गालिबन वाज़ेह नहीं है, शायद 1 महीने के लिए है। ये जो ट्रूस हुई है या सीज फायर हुई है, लेकिन ये शुरू होगी उस वक्त जब पाकिस्तान वो 15-20 लोग छोड़ देगा, तो उसके बाद से उस तारीख से फिर ये
امن کی صورتحال قائم ہوگی۔ افغانستان میں سراج الدین حقانی موجود ہیں، غالباً انہوں نے اس معاملے میں کوئی رول ادا کیا، لیکن ہمیں یاد ہے کہ جب طالبان کی حکومت آئی ہی تھی تو انہوں نے 3 یا 4 رکنی کمیٹی ایک مقرر کر دی تھی، جس کو ٹاسک دیا گیا تھا کہ وہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کرے اور پھر پاکستانی حکام کو بھی بتائے، مذاکرات کر کے تو کوشش کریں کہ یہ مسئلہ پرامن طریقے سے حل ہو اور ٹی ٹی پی جو ہے وہ اپنی کارروائیاں چھوڑ کے واپس اپنے ملک جائے۔ اب وہاں پہ کچھ ہارڈ لائنرز موجود ہیں جو کہ اس میں چاہتے تھے کہ جنگ جاری رکھی جائے، لیکن بے شمار لوگ ان میں وہ ہیں جو اس ساری جنگ سے تنگ آئے ہوئے ہیں، جن کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ اب افغانستان میں بھی ان کے لیے وہاں سے کارروائیاں جاری رکھنا شاید اتنا آسان نہ ہو۔ یہ بھی ایک ان کا مسئلہ ہے بہت سارے لوگوں کا کہ جو ایک زبردستی کی جلاوطنی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے گھروں میں نہیں واپس آ سکتے، وہ بھی غالباً آنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ زیادہ تر گروپ بات چیت کرنا چاہتے تھے، لیکن جو 2 بات نہیں کرنا چاہتے تھے، جن میں کہ نور ولی اور یہ عمر خالد خراسانی، یہ 2 شامل تھے، لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ سارے اس کام کے لیے تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے جی مذاکرات کریں اور کوئی صورتحال ایسی بہتر نکلے تو یہ اپنے گھروں کو واپس آ سکیں۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں تمام گروپس شامل ہیں جو کہ مذاکرات کر رہے ہیں اور ٹی ٹی پی کا کوئی ایسا گروپ نہیں ہے جو کہ مذاکرات میں شریک نہ ہو۔ اب اس میں کوئی بھی جو ہمارے قبائلی عمائدین ہیں ان میں سے کسی کو شریک نہیں کیا گیا، بات چیت حکومت کے افسرز اور یہ کر رہے ہیں طالبان، لیکن یہ ہے کہ مناسب وقت کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ جو عمائدین ہیں، قبائلی عمائدین، ان کو بھی شامل کیا جائے گا اور پھر شاید یہ ایک باقاعدہ معاہدے کی شکل اختیار کرے۔ پہلے جب آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے دیا تھا انٹرویو تو اس وقت تو ٹی ٹی پی نے ریجیکٹ کیا تھا، انہوں نے کہا جی کوئی معافی وغیرہ ہم نہیں مانگ رہے، ہم تو شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں۔ وہ سارے ڈھونگ شونگ ختم ہوئے اور اب وہ بات چیت میں شریک ہیں۔ ان حالات میں آپ دیکھیے کہ ان کی اس صورتحال کی جو پیدا ہو رہی ہے، یعنی ایک صلح یا امن کا رستہ جو مل رہا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ بعض لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو مخالفت یہ ہے کہ شاید حکومت اپنی رٹ قائم نہیں کر سکی اور یہ حکومت جو ہے وہ اس کی رٹ کمزور ہو رہی ہے یا وہ اپنی شکست قبول کر رہی ہے۔ دوسری طرف آپ کو یاد ہوگا کہ آرمی پبلک سکول کا واقعہ ہوا تھا، اس کے ایفیکٹز جو ہیں، جو ہمارے لیے بڑے محترم ہیں، ان کے بڑے پیارے بچے وہ دنیا سے اٹھ گئے ان ظالموں کی کارروائیوں کی وجہ سے، تو وہ بھی نہیں چاہتے کہ ان کو کسی قسم کی معافی دی جائے۔ بالکل ان کا مطالبہ اس لحاظ سے جائز ہے کہ یہ بڑے ظالم لوگ تھے، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا اس کے علاوہ رستہ کوئی اور ہے؟ کیا رستہ ہے ہمارے پاس جو ہم یہ کریں، امن کریں؟ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جو افغانستان کا جو امن ہے وہ بھی تباہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ وہاں پہ داعش بہت زور پکڑ رہی ہے اور اس داعش کے زور پکڑنے میں بڑی حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ 1.5 مہینہ پہلے تک ان میں یہ سکت نہیں تھی کہ وہ کوئی بہت بڑے واقعات، بہت بڑے حملے کر سکیں۔ یہ عموماً خراسان چیپٹر یہ ایک چھوٹا گروپ تھا جو کہ صرف پاکستان میں کاروائیاں کرتا تھا، لیکن اب انہوں نے پورے افغانستان میں مختلف جگہوں پہ کی۔ ان میں سب سے جو بڑی انہوں نے کارروائی کی وہ حمداللہ جو کہ ان کے بدر بریگیڈ کے، طالبان کے بدر بریگیڈ کے کمانڈر تھے اور بڑے مانے ہوئے کمانڈر تھے جن کے بہت ساری کامیابیاں تھیں طالبان کے لیے، ان کو انہوں نے قتل کر دیا۔ اب لگتا یہ ہے کہ جو سازش ابھی وہاں بن رہی ہے وہ کافی گہری ہے، اس کی ہم بات کریں گے، لیکن مفروضہ یا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر افغانستان میں طالبان کی حکومت مستحکم ہونے کی بجائے متزلزل ہو جاتی ہے اور وہاں پہ داعش کی وجہ سے اگر وہاں پہ حالات مزید خراب ہوتے ہیں، یعنی انسٹیبلٹی آتی ہے، تو وہ تو وہاں بڑی مشکل بن جائے گی۔ نیچرلی طالبان کا اپنا ہولڈ نہیں اگر پورے علاقوں پہ رہے گا تو پھر اس ملک میں بیٹھ کے جہاں سے جو جی چاہے کام کو کرتا رہے، یہ بھارت کو سوٹ کرے گا۔
नतीजा ये है कि वहां से टीटीपी दोबारा मजबूत होना शुरू होगी और टीटीपी को दोबारा पैसा आना शुरू होगा और वो बड़ी बड़ी कार्रवाइयां करना शुरू करेंगे। सो इसमें हमारे दुश्मनों का फायदा, जो उनको तवक्को है और हमें खदशा है कि उनका फायदा, क्योंकि इंस्टेबिलिटी अगर बढ़ती है तो उनका काम शुरू हो जाएगा और पाकिस्तान का नुकसान हो सकता है। लिहाजा दुश्मनों को वो मौका मिलने से या देने से पहले पहले पाकिस्तान को चाहिए और ये ज़रूरी है कि हम इस सारी सूरत हाल को डिफ्यूज़ करें और इन लोगों को वापस कहीं ना कहीं अपने फोल्ड में, अपने कब्जे में, अपने हाथे में, अपने इलाके में ले आएं, ताकि ये दुश्मन के हत्थे ना चढ़ सकें, फिर इन पर निगरानी वगैरह रखी जाए। तो एक तो ये सूरत हाल है। दूसरा मसला ये है जो हम बड़े अरसे से फेस कर रहे हैं, वो ये है कि जुडिशल सिस्टम आपका ख़त्म हो चुका है। वो बहुत ही हद तक जो क्रिमिनल जस्टिस है वो मेरा ख्याल है यहाँ देना नामुमकिन है और हमें तजर्बा है कि जितने भी केसेस पहले हुए उनमें हम सजाएं देने में कासर रहे। उसकी वजह बुनियादी ये हुई कि एक तरफ तो मिलिट्री कोर्ट से वो ख़त्म हो गए, जो थोड़ा बहुत मिलिट्री कोर्ट्स का रोब दबदबा था वो भी ख़त्म हो गया क्योंकि आपकी पार्लियामेंट ने आगे एक्सटेंड नहीं किया पीरियड। दूसरी तरफ ये है कि बाज़ अदालतें, ख़ासतौर पे पेशावर हाई कोर्ट, उन्होंने ठेका लिया हुआ है कि जिस चीज़ किसी को मिलिट्री कोर्ट सजा देगा उसको वो छोड़ देंगे। नतीजा ये है कि उन्होंने सैकड़ों के हिसाब से लोगों को जिनके ऊपर मुकदमा साबित थे, कत्ल किए हुए, खुद तस्लीम किया हुआ, उन्होंने धमाके किए हुए, उनको वहाँ से बरी कर दिया गया। आप स्टे लेके बैठे हुए हैं, सब कुछ है, लेकिन अगर अदालतें छोड़ती जाएंगी तो आप सजा न देंगे तो दुश्मन को या आपके दहशतगर्द को क्या फिक्र है? वो तो खुद सरेंडर करेगा, कहेगा पकड़ लें, अगले दिन अदालत से छूट जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हम सजा दे नहीं सक रहे। अगर आप सजाएं नहीं दे सकेंगे तो फिर होगा क्या? आप करेंगे क्या? जंग लड़ते जाएं, अपनी जाने दें और कल को फिर कोई ऐसा वाकया बड़ा हो जाए जैसे कि APS का हुआ था, आर्मी पब्लिक स्कूल का, तो फिर कौम आपकी जो है वो इतने बड़े सानिया को, इतने बड़े दुख को उठाएगी। तो ये एक बड़ा मुश्किल फैसला है, लेकिन ये भी प्रॉब्लम है। उसके साथ साथ जो आर्मी पब्लिक स्कूल के इफेक्टिव हैं, उनके जज्बात अपनी जगह पे बिल्कुल मुनासिब हैं और दुरुस्त हैं और होने चाहिए, ऐसे ही जज्बात हैं हर इंसान के। लेकिन जो चीज़ उनके समझने की है वो ये है कि जो आर्मी पब्लिक स्कूल में जो इफेक्टेड थे या जो मुलव्वस थे 2-3 लोग, उनको काफ़ी पहले फांसी दी जा चुकी है और अभी कोई उनका अगर कोई साथी वाथी बचा हुआ है तो वो सारे वो हैं जिनको पेशावर हाई कोर्ट ने माफ़ी दी हुई है और उनका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट वगैरह में गवर्नमेंट की तरफ से मौजूद है, क्योंकि गवर्नमेंट मेरे अपील में गई हुई है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में। अब अगर इन लोगों ने एहतजाज करना है तो इनको चाहिए कि पेशावर हाई कोर्ट के बाहर जाके एहतजाज करें ताकि इनको इंसाफ वहाँ से मिल सके, जहाँ इंसाफ मिलता है वहाँ से मिल सके। हुकूमत के हाथ में या बाकी अदारों के हाथ में देख लें तो उनके हाथ में तो कुछ नहीं रहा, मिलिट्री कोर्ट्स भी ख़त्म हो चुके, तो अब कुछ नहीं रहा। नतीजा ये कि जो आवाम के आगे दिन है उनको मज़ीद पुरअमन बनाने के लिए और दुश्मन को इस चीज़ के ऊपर एक आप कह लीजिए कि ये इस मौका दुश्मन का उसको ना मिल सके, ये डिनाई करने के लिए आप ज़रूरी है कि इस स्टेज पे जो वक्त आपको विंडो मिली है इसमें आप फ़ायदा उठाएं, बातचीत के ज़रिए इस मसले को हल करें और ख़त्म करें। तो मुझे उम्मीद है कि वक्त के साथ अगर बहुत लंबा वक्त हमने ना लिया कि दाइश वहाँ पे बड़ी एक्टिव हो जाए, पहले ही एक्टिव है काफ़ी, तो अगर ये बहुत लंबा वक्त ना लिया हमने तो मेरा ख्याल है कि ये कोई ना कोई बातचीत नतीजे पे पहुँच जाएगी और फिर एक मुकम्मल किस्म की आप कह लीजिए कि जंगबंदी होगी और उसके बाद जो भी शराइत दोनों तरफ से होंगी उनको पूरा किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।